सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्न। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्न लेकर के आया हूँ मैं आप सभी के लिए। दोस्तों तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से दोस्तों, जो कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन साथियों दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष जो थे साथियों वो थे प्रोफेसर यशपाल थे, प्रोफेसर यशपाल थे। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर बनता है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन दिया गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987-1988 में लागू की गई। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ से बनता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है और यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि 2015 में पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको तो आपको अच्छे से देखिएगा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकता सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। अगला जो हमारा प्रश्न बनता है वो बनता है कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम यानी पी मोस्ट का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर उद्देश्य उसका क्या था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन बनता है कि सॉफ्ट यहाँ पर दिया गया है सॉफ्ट SOPT सॉफ्ट कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है। तो सॉफ्ट कार्यक्रम का पूरा नाम है प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। अगला हो जाएगा SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई। तो प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों हेतु संचालित की गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है साथियों, क्वेश्चन नंबर अगला बनता है कि बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी थी। जो बेसिक शिक्षा योजना थी वो कब से प्रभावित थी। तो वो प्रभावित थी साथियों 5 अक्टूबर 1993, 5 अक्टूबर 1993, 5 अक्टूबर 1993 से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के कुल 3 अंग हैं। पहला हो जाएगा संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता बेसिक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना। तो दोस्तों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा दिया गया है कि नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है। तो किसे सौंपा गया है, दायित्व सौंपा गया है जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, यानी जिसे क्या कहते हैं डाइट के नाम से जानते हैं। डाइट के नाम से जानते हैं आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट, लगभग सभी को पता होगा भैया डाइट के लिए तो सभी लोग परेशान थे कि डाइट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि DPEP का पूरा नाम क्या हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्राथमिक, और इसका हिंदी में हो जाएगा कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अगला हो जाएगा दोस्तों कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो जिला प्राथमिक शिक्षा जो कार्यक्रम था वो साथियों 1994 को प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी बनता है कि वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए। तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों यहाँ पर चुने गए थे 22 जिले चुने गए थे 1997 में DPEP। ठीक है, DPEP द्वितीय के अंतर्गत। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का क्या अर्थ है। तो इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है। और अगला प्रश्न बनता है कि विद्यालयोन्मुखी
कार्यक्रम जो है से इससे आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा भी गया है, 2019 में पूछा भी गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उत्तर हो जाएगा कि विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर से उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं, उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसीलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य सभी को पता साथियों केरल है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य जो है साथियों वो केरल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं? तो उत्तर हो जाएगा जिला शिक्षा समितियां, शैक्षिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है? कब से संचालित किया जा रहा है? तो वर्ष 2002 से संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? तो उत्तर में हो जाएगा कि इस अभियान को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार 35% सहभागिता देती है। जो केंद्र सरकार होती है उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से चलाती है, जिसमें भारत सरकार जो देती है वो 65% देती है, और जो राज्य की सरकार होती है जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चलाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो देगी वो 65% देगी, और जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट होगी वो 35% सहभागिता देती है। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि NPEGEL, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल। क्या है इसके बारे में बताना आपको, क्या है ये? इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। प्रश्न अगला दिया गया है साथियों यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी है। क्वेश्चन दिया गया कि NPEGEL जिसे क्या बताया गया है अभी, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, तो इसके क्षेत्र को बताइए। यानी महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड, 10% से कम साक्षरता वाले विकास खंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियां। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये PDF जो आपको है ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाले जो प्रीवियस पेपर था साइंस का, उसकी PDF अगर सभी साथियों को मिल गई तो जल्दी से कमेंट में बताएं कि क्या सभी साथी ने उसको डाउनलोड कर लिया है। जी हाँ, सभी साथी ने उसको डाउनलोड कर लिया है। और उसी तरह PDF जैसे ये क्लास खत्म होती है तुरंत आपको भी इसकी भी PDF साथियों मिल जाएगी। PDF जरूर से जरूर ले लीजिएगा आप लोग, PDF जरूर से जरूर सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। जी हाँ साथियों, सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। सभी साथी जाएँ और जल्दी से वीडियो को लाइक करके फटाक से कमेंट बॉक्स में फिर से आ जाएँ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि नहीं, यानी स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया? स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया? जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है? तो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है स्कूल चलो अभियान। 1 जुलाई से, जब दोस्तों ये पता ना आपको कब स्कूल ये अभियान क्यों चलाया जाता है? स्कूल चलो मतलब कि 1 तारीख से लेकर के 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक इस वजह से चलाया जाता है कि इसी के बीच में आपके जितने भी स्कूल जो छोटे छोटे क्लासेस होती है, प्राथमिक की होती हैं या कक्षा 1, 2, 5 नर्सरी KG, ये जो क्लासेस होती है दोस्तों 5 तक लेकर के, ये क्या होता है कि इन्हीं बीच में एडमिशन इनके होते बच्चों के, ठीक है। जब ये एडमिशन जब होते हैं तो इसी वजह से शिक्षक लोग इसका अभियान चलाते हैं, जिससे जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए होते हैं, गाँव में घूमा करते हैं, तो उनको एडमिशन दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। उनको जागरूक किया जाता है, उनको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक इसी वजह से ये अभियान चलाया जाता है। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनता है हमारा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के उद्देश्य क्या हैं या क्या उद्देश्य हैं? तो बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना है ये
गुणवत्ता शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास किया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2004 से लेकर के 2005 में प्रारंभ की गई। अब दोस्तों वहाँ पर जैसे कि प्रीवियस में आया था आप सभी के लिए लिखने के लिए, और जैसा कि आपको पता है ये जो पेपर होता है दोस्तों ये 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं। ठीक है, अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं। अगर आप अच्छी से अच्छी मेहनत करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, 25 नंबर नहीं आप 35 भी ला सकते हैं, 40 भी ला सकते हैं दोस्तों। 40 नंबर तो आपको लाना ही लाना है। ठीक है, 40 नंबर तो आपको लाना ही लाना है। मेहनत अच्छे से अच्छे करना, क्योंकि 14 नंबर का आपका बहुविकल्पी का हो जाता है। बहुविकल्पी तो मैं आपके कंप्लीट करा ही रहा हूं। अगर बहुविकल्पी के 14 नंबर आपके कंप्लीट हो गए तो भैया कहीं नहीं है, आप 40 नंबर तो लाएंगे ही लाएंगे। 40 नंबर तो लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि अगर 25 से कम होते हैं तब तो आपको पता है क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उससे क्या होता है, उससे देखिए पेपर तो आप दोबारा देने को पा जाओगे, लेकिन उससे क्या होता है, टाइम का वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और वैसे भी टाइम आपको पता है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है इस टाइम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस योजना 2004-05 में प्रारंभ की गई थी यह योजना। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर, अगला प्रश्न बनता है कि बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं। तो बाल श्रम कहते हैं। अगर बालक है चाहे बालिका है, उनके अधिकार, उनके जो मूल अधिकार हैं बच्चों के, बालकों के, तो अगर आप उनका हनन कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बाल श्रम, जैसे अब कोई बच्चा है उसको खेलने की उम्र है, कूदने की उम्र है, दूसरे बच्चों के साथ खेलने की, पढ़ने की उम्र है, और वही क्या होता है बच्चों से काम लिया जाता है, छोटे बच्चों से। होटलों पर क्या कराया जाता है कि बर्तन धुलाए जाते हैं, उनसे ग्लास धुलाए जाते हैं। तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है, ये बाल श्रम के अंतर्गत आता है। मतलब जो होटल का मालिक है वो भी उन बच्चों को जागरूक करे, भैया उनको भेजे स्कूल भेजे। हाँ, एक चीज़ है कि आप करवा सकते हो, शाम को 2 घंटे करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पूरा दिन बच्चों का कुछ ध्यान तो रखिए, मतलब उनको पढ़ने के लिए जागरूक करिए, उनको भेजिए कि भैया जाइए पढ़िए आके, उसके बाद आप आके काम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको पढ़ने के लिए जरूर भेजिएगा। अगर आप ये नहीं करते हैं, हनन करते हैं, तब आपको बाल श्रम के अंतर्गत केस दर्ज किया जा सकता है आपके ऊपर। ठीक है, तो ये बाल श्रम जो होता है बालक बालिकाओं के अधिकारों को हनन करने के लिए होता है। उसके बाद अगला दोस्तों आता है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कि मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों होती है। विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण, ड्रॉप आउट तो आप अच्छे से समझ रहे हैं, मध्याह्न भोजन भी आप अच्छे से समझ रहे हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनता है हमारा, प्रश्न बनता है कि मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई। तो 15 अगस्त 1995 से, 15 अगस्त 1995 से दोस्तों ये योजना लागू की गई थी। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सभी साथी वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दिया करें, सभी साथी वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, सभी साथी ओके। 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी। देखिए काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि सर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पाते। देखिए टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से, जहाँ आप लोग व्हाट्सएप वगैरह डाउनलोड करते हैं, अब इतना भी अब मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ, अब तो आप समझ जाओगे कहाँ से आप लोग व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, फेसबुक ऐप डाउनलोड जहाँ से करते हैं, वहीं पर आप जाइए प्ले स्टोर में जाके आप लोग सर्च करिए वहाँ पर टेलीग्राम, उस ऐप को डाउनलोड करिए, और उसमें जो रजिस्टर्ड, जैसे आप फेसबुक व्हाट्सएप का, जैसे व्हाट्सएप का रजिस्टर्ड करते हैं आप लोग नंबर से, उसी तरह से उसका भी रजिस्टर्ड करिए, और वहाँ पर जाके सर्च करना है आपको, वहाँ पर जाके सर्च करना है हाई फाई स्टडी 94। इसमें बीच में स्पेस एक भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखते जाना है, एक सीक्वल से, एक लाइन से, यानी कि हाई फाई स्टडी 94, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। और अगर आप ये लिख के सर्च करेंगे तो निश्चित रूप से आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके और उसमें से आप हर एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें हर एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया। बाल अधिकार जो किया गया था वो कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया था, तो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों उत्तर में कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को, 10 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों 2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर में साथियों हो जाएगा, पहला हो जाएगा 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय। दूसरा नंबर हो जाएगा बालकों के शारीरिक मानसिक
प्रताड़ना जो दी जाती थी वो ना दी जाए। ठीक है, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए। ये हो जाएंगे इसके शिक्षा अधिकार अधिनियम के 2 उद्देश्य। ठीक है, 2 उद्देश्य हो जाएंगे और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्न नंबर तो यहाँ पर पढ़ा ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? क्या निजी मतलब बाल शिक्षा अधिनियम अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? तो दोस्तों 2015 में क्वेश्चन पूछा गया तो उत्तर में हो जाएगा नहीं। मतलब बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के जो अंतर्गत है, मतलब आजकल क्या होता है ज़्यादातर, जैसे कि अब ये तो बड़ी क्लासों में होता है, बाल अधिकार वाली इस छोटे क्लासों में तो नहीं होता है। क्या होता है कि जो टीचर पढ़ाता, जैसे मान लीजिए मैथ पढ़ा रहा है जो टीचर, तो वही टीचर के पास बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं अलग से। तो जब अलग से ही आपको पढ़ना है, जो अलग से पढ़ेंगे वही क्लास में पढ़ाते हैं, वही अलग से पढ़ाएंगे, तो क्या मतलब अलग से ट्यूशन लेने का? अगर जो टीचर अच्छा होता है वो ट्यूशन नहीं लगाने देता है, मतलब अपने पास ट्यूशन नहीं कहता कि भैया जब हम क्लास में ही इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन की क्या आवश्यकता है। जो भैया हम क्लास में पढ़ाएंगे वही ट्यूशन में पढ़ाएंगे। क्लास में फीस देते हो पूछने के लिए, ट्यूशन में भी अलग से फीस दोगे क्या पूछने के लिए? ठीक है, तो ट्यूशन वाली जो बात है वो सबसे गलत बात है कि ट्यूशन लगवाना, मतलब उसी टीचर से ट्यूशन लगवाते हैं। और काफ़ी सारे तो ऐसे भी ट्यूशन लगवा देते हैं कि भैया हमको टेस्ट में अच्छे नंबर मिल जाएंगे, सर को हम अलग से फीस दे रहे हैं, अलग से मुझसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो नंबर भी हमको अच्छे से मिलेंगे और वाइवा वगैरह जो होगा उसके भी हमको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो कुछ तो इस वजह से लगवा लेते हैं, मतलब कुछ टीचरों की नज़रों में अपना वो क्या बोलते हैं अधिकार जमाने के लिए या फिर अपने को अच्छा साबित करने के लिए वो लोग ट्यूशन लगवा लेते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है दोस्तों। ठीक है भाई, जब टीचर वही चीज़ पढ़ा रहा है क्लास में उतनी ही मेहनत के साथ, लेकिन अब क्या होता है कि कुछ टीचरों के भी मन में खोट होता है, कुछ टीचरों के मन में भी खोट होता है, वो क्या होता है कमाने के चक्कर में रहता है, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं 50-50% दोनों की गलती होती है, मतलब बच्चे की भी गलती होती है और टीचर की भी गलती होती है, दोनों की गलती होती है, किसी एक की गलती नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर साथियों हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि प्रश्न हो जाएगा हमारा 2015 में साथियों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? तो कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। एक अच्छे क्या ध्येय लिखा गया है? पढ़ लीजिए आप लोग कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। अगला जो साथियों प्रश्न दिया गया है वो भी 2015 में पूछा गया है, मतलब 2015 वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? तो कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जन साधारण को शिक्षित कर सकें। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग शिक्षा तो ले लेते हैं लेकिन शिक्षा देना नहीं चाहते। वो जैसा कि पता है कि शिक्षा जितना बांटोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब जितना ज़्यादा आप दोगे दूसरे को शिक्षा उतने ज़्यादा आपके पास शिक्षा की बढ़ोतरी होगी। देने से शिक्षा बढ़ती है, धन भी होता है देने से ज़्यादा, दान करने से धन ज़्यादा बढ़ता है, ये तो पता है ना आपको। लेकिन दान उसी को करे, दान हमेशा उसी को करें जिसकी रियल में आवश्यकता है, हमेशा दान उसको करना चाहिए। जैसे बहुत लोग मांगने वाले होते हैं, क्या होता है बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह तो होते हैं मोस्टली ये। अगर हर जगह कहीं पर अच्छी मार्केट लग रही है वहाँ फिर मोस्टली होते हैं यही, होटल पे भी होते हैं यही। तो दोस्तों उनको दान करना है, देना उनको है जिनके हाथ पैर रियल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वो कमा खा नहीं सकते हैं। देखते हैं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हट्टा कट्टा होते हैं, बस ये पहन लिए वो पहन लिए, डंडा ले लिए, बस एक टोपी लगा लिए, काम हो गया, चल रहे हैं मांगने। तो इस तरह को बिल्कुल नहीं देना। जिनका स्वास्थ्य सही है भैया, हाथ पैर से वो काम कर सकते हैं, उनको तो बिल्कुल 1 रुपया के 1 पैसा भी नहीं देना, और हो सके तो गाली भी दे दो। मतलब क्या है, आपके हाथ पैर अच्छे हैं, आप अच्छे से कमा खा सकते हैं, उसके बाद भी ये अरे उनको दीजिए जो रियल में, कहीं कहीं देखा होगा आप लोगों ने, जिसके पैर से कोई प्रॉब्लम है, बेचारा चल नहीं पा रहा है, किसी को हाथ से प्रॉब्लम है, बेचारा कोई काम नहीं कर सकता, किसी की आंख से प्रॉब्लम है, बेचारा देख नहीं सकता, तो काम कैसे करेगा। मतलब इनको, जिसको शरीर से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अगर वो आपसे कुछ मदद मांग रहा है तो बिल्कुल मदद करनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल मदद करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए जो हाथ पैर से अपना स्वस्थ हैं और काम कर सकते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पर सिद्धांत क्या हो जाएगा, कुछ लोगों को शिक्षा देना चाहिए जनसाधारण को शिक्षित कर सकें। ठीक है, यही होता है छनाई।
उसके बाद अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तर हो जाएगा कि अनुदान प्रणाली, उत्तर हो जाएगा अनुदान प्रणाली। अगला जो प्रश्न है हमारा वो भी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना। दूसरा हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ओके, दूसरा हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों कि कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। कोठारी आयोग की मुख्य नियुक्ति का उद्देश्य क्या था, यह भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2015 में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा हमारा शैक्षिक अवसरों की समानता, केंद्र सरकार की भागीदारी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी। और ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बीच में अगर हम रुक जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में इस वजह रुक जाए क्योंकि मुंह में हमारे छाले पड़े हुए हैं और इस वजह से थोड़ा सा बोलने में जो है वो दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दर्द कर रहे हैं। ठीक है, और छाले तो दर्द करते ही करते हैं, मुंह के छाले, तो इस वजह से थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आपको मैनेज भी करना पड़ेगा और हम तो मैनेज कर ही रहे हैं। आपको हर एक क्लास दे रहे हैं, बोल बोल के क्लास दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के क्लास दे रहे हैं, भले ही दर्द हो, कोई दिक्कत नहीं। बस लेकिन आप अगर बीच में हम थोड़ा सा रुक जा रहे हैं तब आपको ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रोफेसर यशपाल वाला जो हो जाएगा, यानी छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो बनता है कि पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। अगला प्रश्न बनता है हमारा, ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है कि NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए। यह भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना, शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। और अभी जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाक से वीडियो को जल्दी से सभी साथी लाइक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनता है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्षण क्या है। तो इसका जो मुख्य लक्षण है 2015 में पूछा गया, इसका मुख्य लक्षण हो जाएगा कि नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या दूर करना था। अगला और दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न हो जाएगा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये भी प्रश्न 2015 में पूछा गया है। बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना, कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना। तो दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी, सभी साथी पीडीएफ जाके टेलीग्राम से ज्वाइन होके पीडीएफ को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों शाम के 6 बजे इंग्लिश वाली